नई पुरानी यादों को हमसे रूबरू करवाती हैं। कहानियाँ ही तो हैं जो समय को पीछे छोड़ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नेहा पीयूष। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दंड। संध्या का समय था। कचहरी उठ गई थी। अहलकार चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे थे। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे मिल जाएं। कचहरी के बरामदों में साड़ों ने वकीलों की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे मुहर्रिरों की जगह कुत्ते बैठे नजर आते थे। इसी समय एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े लाठी टेकता हुआ जंट साहब के बंगले पर पहुंचा और साइबान में खड़ा हो गया। जंट साहब का नाम था मिस्टर जी सिन्हा। अर्दली ने दूर ही से ललकारा, कौन साइबान में खड़ा है, क्या चाहता है? बूढ़ा, गरीब बामन हूँ भैया, साहब से भेंट होगी? अर्दली, साहब तुम जैसों से नहीं मिला करते। बूढ़े ने लाठी पर अकड़ कर कहा, क्यों भाई, हम खड़े हैं या डाकू चोर हैं कि हमारे मुंह में कुछ लगा हुआ है? अर्दली, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होंगे। बूढ़ा, तो कोई पाप किया है? अगर घर बेचकर नहीं लड़ते तो कुछ बुरा करते हैं। यहाँ तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा नहीं। खर्चा मियाँ की जूती मियाँ का सिर करते हैं। 10 भले मानसों से मांगकर एक को दे दिया, चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है। किसी ने जरा भी टिर पिर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया। अर्दली, किसी बड़े आदमी से पाला नहीं पड़ा अभी। बूढ़ा, अजी कितने ही बड़ों को बड़े घर भिजवा दिया। तुम हो किस फेर में? हाई कोर्ट तक जाता हूँ सीधा, कोई मेरे मुंह क्या आएगा बेचारा। गांव से तो कौड़ी जाती नहीं, फिर डरे क्यों? जिसकी चीज़ पर दांत लगाए अपना करके छोड़ा। सीधे ना दिया तो अदालत में घसीट लाए और रगेद रगेद कर मारा। अपना क्या बिगड़ता है तो साहब से इतला करते हो कि मैं ही पुकारूं? अर्दली ने देखा यह आदमी यूँ टलने वाला नहीं, तो जाकर साहब से उसकी इत्तला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर कहा, फ़ौरन बुला लो। अर्दली, हुजूर बिल्कुल फटे हाल है। साहब, गुदड़ी ही में लाल होते हैं, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बातें बहुत कम करते थे। कठोरता और असभ्यता जो शासन की अंग समझी जाती है, उनको छू भी नहीं गई थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। डील डौल देवों का सा था और रंग आबनूस का सा। आराम कुर्सी पर लेटे हुए पेंचवान पी रहे थे। बूढ़े ने जाकर सलाम किया। सिन्हा, तुम हो जगत पांडे, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बहुत ही कमज़ोर है। भले आदमी जाल भी न करते बना। जगत, ऐसा न कहें हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा। सिन्हा, किसी वकील मुख्तार से सलाह भी न ले ली। जगत, अब तो सरकार की शरण में आया हूँ। सिन्हा, सरकार क्या मिसिल बदल देंगे या नया कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए। मैं कभी कानून के बाहर नहीं जाता, जानते हो ना। अपील से कभी मेरी तजवीज़ रद्द नहीं होती। जगत, बड़ा धर्म होगा सरकार। सिन्हा के पैरों पर गिन्नियों की एक पोटली रखकर, बड़ा दुखी हूँ सरकार। सिन्हा मुस्कुराकर, यहाँ भी अपनी चालबाजी से नहीं चूकते? निकालो अभी और। ओस से प्यास नहीं बुझती, भला दहाई तो पूरा करो। जगत, बहुत तंग हूँ दीनबंधु। सिन्हा, डालो डालो कमर में हाथ, भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। जगत, लूट जाऊंगा सरकार। सिन्हा, लुटे तुम्हारे दुश्मन जो इलाका बेचकर लड़ते हैं। तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे। तुम्हें किस बात की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न करते थे। जगत ने देखा कि यहाँ काइयापन से काम न चलेगा, तो चुपके से 4 गिन्नियाँ और निकाली, लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के पैरों
में रखते समय उसकी आंखों से खून निकल आया। यह उसकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काट कर, तन जलाकर, मन बांधकर, झूठी गवाहियाँ देकर उसने यह थाती संचय कर पाई थी। उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदाई न था। जगत पांडे के चले जाने के बाद कोई 9 बजे रात को जंड साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुका और उस पर से पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर के मुख्तार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद अपने इलाके में गरीबों को न रहने देंगे। इतना जुल्म। सत्यदेव, गरीब परवर, यह कहिए कि गरीबों के मारे अब इलाके में हमारा रहना मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जमींदार को कुछ न कुछ सख्ती करनी ही पड़ती है। मगर अब यह हाल है कि हमने जरा चूं भी की तो उन्हीं गरीबों की त्योरियां बदल जाती हैं। सब मुफ्त में ज़मीन जोतना चाहते हैं। लगान मांगिए तो फौजदारी का दावा करने को तैयार। अब इसी जगत पांडे को देखिए। गंगा कसम है हुजूर, सरासर झूठा दावा है। हुजूर से कोई बात छिपी तो रह नहीं सकती। अगर जगत पांडे मुकदमा जीत गया तो हमें बोरियां बंधना छोड़कर भागना पड़ेगा। अब हुजूर ही बसाएं तो बच सकते हैं। राजा साहब ने हुजूर को सलाम कहा है और अर्ज की है हक इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर लें कि वह भी याद करे। मिस्टर सिन्हा ने भवें सिकोड़कर कहा, कानून मेरे घर तो नहीं बनता। सत्यदेव, आपके हाथ में सब कुछ है। यह कहकर गिन्नियों की एक गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डी को आंखों से गिनकर कहा, इन्हें मेरी तरफ से राजा साहब को नज़र कर दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे, उसे क्या दीजिएगा? सत्यदेव, यह तो हुजूर के हाथ में है। जितनी ही पेशियाँ होंगी उतना ही खर्च भी बढ़ेगा। सिन्हा, मैं चाहूँ तो महीनों लटका सकता हूँ। सत्यदेव, हाँ, इसमें कौन इनकार कर सकता है। सिन्हा, 5 पेशियाँ भी हुई तो आपके कम से कम 1000 उठ जाएंगे। आप यहाँ उसका आधा पूरा कर दीजिए तो एक ही पेशी में वारा न्यारा हो जाए, आधी रकम बच जाए। सत्यदेव ने 10 गिन्नियाँ और निकालकर मेज पर रख दी और घमंड के साथ बोले, हुक्म हो तो राजा साहब का कह दूँ। आप इत्मीनान रखें, साहब की कृपा दृष्टि हो गई है। मिस्टर सिन्हा ने तीव्र स्वर में कहा, जी नहीं, यह कहने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी शर्त पर यह रकम नहीं ले रहा। मैं वही करूँगा जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जौ भर भी नहीं जा सकता। यही मेरा उसूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं, यह आपकी शरारत है। उसे अपना दुश्मन समझूंगा जो मेरा ईमान खरीदना चाहे। मैं जो कुछ लेता हूँ सच्चाई का इनाम समझ कर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत होगी, लेकिन तजवीज़ सुनी तो होश उड़ गए। दावा खारिज हो गया। उस पर खर्च की चपत अलग। मेरे साथ यह चाल, अगर लाला साहब को इसका मज़ा न चखा दिया तो बाभन नहीं है। किस फेर में सारा रोब भुला दूंगा। वहाँ गाढ़ी कमाई के रुपए हैं, कौन पचा सकता है। हाड़ फोड़ फोड़ कर निकलेंगे। द्वार पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमा दिया। वहाँ बरगद का घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहीं सत्तू चबेना खाते और दोपहरी उसी की छाँ में काटते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोल कर निंदा करता, न कुछ खाता न पीता, बस लोगों को अपनी राम कहानी सुनाया करता। जो सुनता वह जंट साहब को 4 खरी खोटी कहता, आदमी नहीं पिशाच है। इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी न मिले। रुपए के रुपए लिए ऊपर से खर्चे समेत डिग्री कर दी। यही करना था तो रुपए काहे को निकले थे। यह है हमार भाई बंदों का हाल। यह अपने कहलाते हैं, इनसे तो अंग्रेज ही अच्छे। इस तरह की आलोचनाएं दिन भर हुआ करती। जगत पांडे के आसपास
आठों पहर जमघट लगा रहता। इस तरह 4 दिन बीत गए और मिस्टर सिन्हा के कानों में भी बात पहुंची। अन्य रिश्वती कर्मचारियों की तरह वह भी हेकड़ आदमी थे। ऐसे निर्द्वंद रहते मानो उन्हें यह बीमारी छू तक नहीं गई है। जब वह कानून से जौबर भी न टलते तो उन पर रिश्वत का संदेह हो ही क्यों कर सकता था, और कोई करता भी तो उसकी मानता कौन। ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद्ध कोई जाब्ते की कार्रवाई कैसे होती। मिस्टर सिन्हा अपने अफसरों से भी खुशामद का व्यवहार न करते। इससे हुक्काम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर जगत पांडे ने वह मंत्र मारा था जिसका उनके पास कोई उत्तर न था। ऐसे बांगड़ आदमी से आज तक उन्हें साबिका न पड़ा था। अपने नौकरों से पूछते, बुढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ के पुल बांध देते। हुजूर कहता था भूत बनकर लगूंगा, मेरी वेदी बने तो सही, जिस दिन मरूंगा उस दिन के 100 जगत पांडे होंगे। मिस्टर सिन्हा के पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुनकर सशंक हो जाते और उनकी पत्नी तो थर थर काँपने लगती। वह नौकरों से बार बार कहती, उससे जाकर पूछो क्या चाहता है, जितना रुपया चाहे ले हमसे, जो मांगे वह देंगे, बस यहाँ से चला जाए। लेकिन मिस्टर सिन्हा आदमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी तक आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बूढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक भय यह था कि मैं जरा भी नरम पड़ा और नौकरों ने मुझे उल्लू बनाया। छठे दिन मालूम हुआ कि जगत पांडे अबोल हो गया है, उससे हिला तक नहीं जाता। चुपचाप पड़ा आकाश की ओर देख रहा है, शायद आज रात दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और गहरी चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर आग्रहपूर्वक कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, जाकर किसी इस बला को टालो। बूढ़ा मर गया तो हम कहीं के न रहेंगे। अब रुपए का मुंह मत देखो, 2-4 हजार भी देने पड़े तो देकर उसे मनाओ। तुमको जाते शर्म आती हो तो मैं चली जाऊं। सिन्हा, जाने का इरादा तो मैं कई दिन से कर रहा हूँ, लेकिन जब देखता हूँ वहाँ भीड़ लगी रहती है, इससे हिम्मत नहीं पड़ती। सब आदमियों के सामने तो मुझसे न जाया जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफत क्यों न आ पड़े। तुम 2-4 हजार की कहती हो, मैं 10-5 हजार देने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ नहीं जा सकता। न जाने किस बुरी साइत में मैंने इसके रुपए लिए। जानता कि यह इतना फिसाद खड़ा करेगा तो फाटक में घुसने ही न देता। देखने में तो ऐसा सीधा मालूम होता था कि गऊ है। मैंने पहली बार आदमी पहचानने में धोखा खाया। पत्नी, तो मैं ही चली जाऊं, शहर की तरफ से आऊंगी और आदमियों को हटाकर अकेले में बात करूंगी। किसी को खबर ना होगी कि कौन है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव से कहा, ताड़ने वाले ताड़ ही जाएंगे, चाहे तुम कितना ही छिपाओ। पत्नी, ताड़ जाएंगे ताड़ जाएं, अब किससे कहाँ तक डरूं। बदनामी अभी क्या कम हो रही है, जो और हो जाएगी। सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए लिए। यूँ ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता, फिर अब व्यर्थ ऐठ क्यों करो। मिस्टर सिन्हा अब मर्म वेदना को न दबा सके। बोले, प्रिय, यह व्यर्थ की ऐठ नहीं है। चोर को अदालत में बेत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती जितनी किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का पर्दा खुलने से आती है। वह जहर खाकर मर जाएगा, पर संसार के सामने अपना पर्दा न खोलेगा। अपना सर्वनाश देख सकता है, पर यह अपमान नहीं सह सकता। जिंदा खाल खींचने या कोल्हू में पेरे जाने के सिवा और कोई स्थिति नहीं है जो उसे अपना अपराध स्वीकार करा सके। इसका तो मुझे जरा भी भय नहीं है कि ब्राह्मण भूत बनकर हमको सताएगा या हमें उनकी वेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। यह भी जानता हूँ कि पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की शंका कुछ कुछ बनी हुई है।
ब्रह्म हत्या का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इतनी बात है, मैं आज रात को मौका देखकर जाऊंगा और इस संकट को काटने के लिए जो कुछ हो सकेगा करूंगा। तीर जमा रखो।